आपको अच्छी बात है, हमें अच्छा अमल करते रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा अमल है जो आप नहीं करते और आपको लगता है कि वो अमल अच्छा है, तो उसके दर्स देने से आपको कोई नहीं रोक। दर्स तो आप दे नहीं, आप मसलन आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कह नहीं सकते कि यार झूठ मत बोला करो। हाँ, तासीर नहीं होती, शायद असर उतना ना हो, लेकिन कहने से आपको कोई नहीं रोक रहा। तो अच्छे अमल का दर्स देते रहना चाहिए हम सबको कहीं ना कहीं। यानी अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कह भी नहीं सकते। अक्सर ये होता है कि आपसे कोई सवाल करने लगता है और जिस घड़ी उसने सवाल अभी शुरू किया और आपने कहा हाँ हाँ इसका ये मतलब है, मैं तुम्हें ये बताता हूं, हो सकता है कि वो एक जुमला बोल के सवाल बाद में करना चाह रहा हो। देखिए, जब कभी भी कोई हमसे सवाल करता है तो हमें किस चीज़ को देखना है कि उसको जब हम जवाब देने जाते हैं तो वो जवाब किस हद तक मुकम्मल है, उसको तय करते हैं। ये 3 नुक्ते हैं। एक है ARE। ए से मुराद होता है आंसर करना उसको, और आर से मुराद होता है उसकी रीज़न देना, और ई से मुराद होता है उसे एक्सप्लेन करना। तो जब एक मुकम्मल जवाब देते हैं आप, तो उसमें ARE अप्रोच हम उसे कहते हैं कि ए फॉर आंसर, आर फॉर रीज़न और ई फॉर एक्सप्लेनेशन। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपको चावल पसंद है, तो मैं अगर ARE अप्रोच के तहत उसे जवाब दूंगा तो मैं कहूँगा कि जनाब जी हाँ मुझे बहुत पसंद है। और जिस घड़ी मैंने कहा जी हाँ मुझे बहुत पसंद है, या मैं कहूँगा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने आंसर का जो ए वाला आंसर जो पार्ट था, जो पहला हिस्सा था, वो मैंने जवाब दे दिया कि जी हाँ मुझे पसंद है। अब जिस घड़ी मैंने कहा जी हाँ मुझे पसंद है, मैं उसके बाद जाकर अगर क्योंकि लगाता हूँ तो अब मैंने वजह बतानी है। मैंने कहा क्योंकि उनका टेस्ट बड़ा शानदार होता है। अब जिस घड़ी मैंने कह दिया क्योंकि उनका टेस्ट बड़ा शानदार होता है, तो मैंने पहली बात क्या की थी? पहली बात मैंने ये की कि मैंने आंसर किया, और क्योंकि उनका टेस्ट बड़ा शानदार होता है मैंने उसकी रीज़न दे दी। अब तीसरे नंबर पर क्या पीछे रह गया? अब उसको मैं शुरू करूंगा मिसाल के तौर पर से। यानी मेरा दूसरा टुकड़ा था क्योंकि से, और तीसरा टुकड़ा किसके साथ था? मिसाल के तौर पर। और जिस घड़ी मैंने कहा मिसाल के तौर पर, पिछले दिनों कुछ दोस्तों ने बुला रखा था और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मौजूद थे, और मेरी नज़रें अगर ढूंढ रही थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चावलों को ढूंढ रही थी। और जिस घड़ी मुझे पता चला कि वहाँ चावल पड़े, तो मैंने तो साहब वहाँ जाके सैर होके खाया। अब ये मैंने उसकी क्या कर दी? वजाहत कर दी। तो इसको क्या कहते हैं? मुकम्मल जवाब। और जो मुकम्मल जवाब नहीं होता, वो फिर जवाब ही होता है ना, कि मेरी तरफ से आपको क्या हुआ? जवाब ही है, चूँकि वो मुकम्मल जवाब नहीं है। तो हम जब तक हमारा हैंड आउट्स आते हैं, हम हल्की सी मश्क ये लेते हैं कि आप लोग यहाँ बैठे बैठे अपने साथ वाले से कोई सवाल कीजिए, और जब वो आपको जवाब दे तो आप उसमें देखिए कि क्या उसने आंसर, रीज़न और एक्सप्लेनेशन, क्या इन तीनों चीज़ों का उसने उसमें जिक्र किया या नहीं किया। तो प्लीज़ ज़रा बैठे बैठे बेशक एक दफ़ा पूछ लीजिए, फिर खड़े होकर हम पूछ लेंगे कोई भी सवाल। ये सब चावल खाने की तरफ मत जाइएगा, वैसे कोई सा भी सवाल आप कर लीजिए। अब आपने अगर हल्की सी मश्क इसकी कर ली है, तो मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि इससे फ़ायदा क्या होगा? ये जो अभी हमने एक अप्रोच देखी, इससे फ़ायदा क्या होगा? जब भी कोई हमसे सवाल पूछेगा जनाब, तो हम उसको जब ये 3 रीजंस के बेस पे देंगे जवाब, तो उसको भी लगेगा कि ये जवाब कंप्लीट है, जो मेरी प्रॉब्लम है जो मैंने इससे पूछा है, तो कंप्लीटली जो है वो समझ आ गई। ब्यूटीफुल जी। दी अदर्स, आप इससे कोई अंदाज़ा होता? आप देखिए, अगर आपसे वालिदा साहिबा या वालिद साहब या कोई आपसे पूछते वहाँ गए थे, और आपने उनकी तरफ देखा और कह दिया नहीं, ये कोई जवाब थोड़ी है, ये तो जवाब ही हुआ ना। आप अगर उन्हें कहते कि मैं नहीं गया था, फिर उसकी क्योंकि लगाकर एक वजह बताते हैं और फिर उस वजह की वजाहत कर देते हैं, तो ये एक मुकम्मल जवाब है। और देख कर बात करते भी हैं और देख कर बात सुनते भी हैं। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, सुना तुमने कि देख कर बात करते भी हैं और देख कर बात सुनते भी हैं। चूँकि एहतराम आदमियत यही है, एहतराम इंसानियत यही है कि जब किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, आप उसे देखें तो सही यार, और अगर वो आपसे मुखातिब, आप उसे देखें तो सही। और आप हमारे यहाँ ख़ास तौर पर चले जाएं, जो दुकानदार हैं,
मेरे तो तजुर्बे में ये बात रही, वो आपकी तरफ देख के बात भी नहीं सुनते, हालांकि वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए बैठे हों। तो ये कोई एतमाद नहीं होता, ये बदतमीज़ी होती है। आप जब किसी को देखकर बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि इंसान आपके लिए अहमियत नहीं रखता। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कभी भी आपसे कोई मुखातिब हो तो आपने एक चीज़ को हमेशा जहन में रखना है कि आपने उसे देखना है, और आप जब किससे बात करने जा रहे हैं आप उसे देखें। तो देखकर बात सुनी और की जाती है, और जवाब भी जब देने जाए तो जवाब मुकम्मल जवाब देने की ज़रूरत है। लेकिन एमरजेंसी में ये नहीं कि उधर एमरजेंसी हो और इधर आपके मैंने तो पूरा जवाब देना है। उसमें ज़ाहिर है आपने कहा था हम सीख के आए थे कि जवाब पूरा देना, इतने में क्या हो मामला कहीं से कहीं निकल जाए। बल्कि इसके ऊपर एक फिल्म भी ऐसी है कि जिसमें वो बाकायदा सीन दिखाया जा रहा है कि जहाज़ एक बंदा चला रहा है और दूसरा जिसने उसको मशवरा देना था वो इतना ज़्यादा बोलते हैं और बात करते हैं कि उसमें वही जहाज़ उनसे आकर टकरा जाता है। तो इस तरह की भी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आपको जवाब देने का ये सलीका होना चाहिए, और ये हम सबको होना चाहिए, सिर्फ आपको नहीं। तो अब आप क्या करेंगे कि आप कुछ देर के लिए खड़े होंगे और आप उस शख्स से जाकर सवाल करेंगे जिसके साथ आप बैठे नहीं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? उनसे जाकर एक सवाल कीजिए, और फिर जब आपको वो जवाब देते हैं तो वो जवाब आपने फिर मुझे आकर बताना है कि इसने जवाब सही दिया, इसने मुझे जवाब नहीं दिया। प्लीज स्टैंड अप एंड डू दिस एक्टिविटी, कम ऑन प्लीज। शुक्रिया। तो अब ये है कि एक है सवाल करना, एक है जवाब देना। तो उसके जो एटिकेट हैं, मैनर्स जो उसमें आते हैं, वो यही है कि आप जब सवाल कर रहे हो तो जिससे सवाल कर रहे हो उसे देख के सवाल करें, और जिसे जवाब दे रहे हैं उसे देख के जवाब दें, और मुकम्मल जवाब ये होता है। अब जहाँ तक सवाल सुनने का तरीका है, जब कभी आपसे सवाल किया जा रहा हो, जब तक सवाल मुकम्मल न कर ले कोई भी शख्स, तब तक आप उसे ये एहसास मत दिलाएं कि हाँ हाँ मुझे समझ आ गई है। ये जुमला ज़रा साथ वाले को बताइएगा कि जब तक कोई सवाल मुकम्मल न कर ले आपने उसे ये एहसास नहीं दिलाना कि आपको समझ आ गई। बात पहुंची ना मेरी? यानी क्या हुआ, अक्सर ये होता है कि आपसे कोई सवाल करने लगता है और जिस घड़ी उसने सवाल अभी शुरू किया और आपने कहा हाँ हाँ इसका ये मतलब है, मैं तुम्हें ये बताता हूं, हो सकता है कि वो एक जुमला बोल के सवाल बाद में करना चाह रहा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि वो सबके सामने सवाल करके, सुनिएगा प्लीज, कि वो सबके सामने सवाल करके सबको ये बताना चाह रहा हो कि मैं ये सवाल कर रहा हूं। ये भी हो सकता है कि उसका सवाल आपको समझ आ गया हो और आप इसलिए रुक जाएं आपको कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन तक तो वो सवाल पहुंचे, वो पूछ क्या रहा है। तो इसका मतलब भी एहतराम होता है। और जब आप सवाल उसका मुकम्मल हो जाए तो आप उनसे पूछिए कि आपकी बात मुकम्मल हो गई, आपका सवाल मुकम्मल हो गया। और जब आप कहें आपका सवाल मुकम्मल हो गया, आपकी बात मुकम्मल हो गई, तो उसमें भी अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले को लगे कि उसकी बेइज्जती हो रही है या उस पर तंज किया जा रहा है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक ही दफ़ा पूछ लो जितने सवाल पूछने, बार बार ना टोक के पूछते रहना। तो ऐसे लोग तो खुद उनके ऊपर सवाल या निशान आ जाता है, उनके उस ओहदे के ऊपर जिसके साथ वो जुड़े होते हैं। तो आप भी जितने लोग हैं, आपसे भी बहुत से सवाल किए जाते होंगे, छोटे बच्चे तो पूछते होंगे भाईजान कह के। तो आप उनकी बात पूरी सुने, और अब उनकी बात को पूरा सुन के जब आप उन्हें जवाब देने जाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि उनकी अहमियत है। और जिनको सुना नहीं जाता उन्हें सबसे ज़्यादा एहसास होने होता है कि उनकी तो कोई अहमियत ही नहीं। तो आपने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर जहन में रखना है। दूसरा, जब किसी को सवाल का जवाब दें तो सवाल के इख्तिताम पर ज़रूर आप ये उनसे पूछें कि उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का आपको जवाब दे दिया होगा। और जिस घड़ी आप ये जुमला मुकम्मल करें, आप उनसे अगला जुमला ये भी कहें कि मेरे जवाब की सूरत में अगर कोई सवाल पैदा हुआ है तो आप पूछिए प्लीज़, मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। ये तो वैसे हर उस्ताद का खासा होना चाहिए, लेकिन हर सुनने वाले का और सुनाने वाले का ये खासा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो मैंने सवाल के हवाले से आपसे बात की है, इस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अब आप यहीं बैठे बैठे साथ वाले के साथ इसी टुकड़े के ऊपर जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ की, हल्का सा तबसरा फरमा लीजिए साथ वाले के साथ कि इससे आपको सीखने को क्या मिला है। कम ऑन प्लीज़। शुक्रिया। अब इसी का अगला टुकड़ा, अब आपने साथ वाले को पहले बताना है कि मुझे इस एक्टिविटी से ये सीखने को मिला, आपको क्या सीखने को मिला। पहली बात क्या होगी कि आप उनसे क्या पूछेंगे कि पहले आप ये बताएंगे मुझे ये सीखने को मिला,
और फिर आप उनसे पूछेंगे आपको क्या सीखने को मिला, और जब वो जवाब देने जाएंगे तो वो जवाब किसके मुताबिक देंगे, ARE अप्रोच के मुताबिक। एम आई क्लियर? कम ऑन, डू दैट। शुक्रिया जी। अभी तक की गुफ्तगू पर किसी के मन में कोई सवाल पैदा हुआ हो, आप वो पूछना चाहें तो मैं उसके ऊपर फिर आपके साथ जो भी है मैं आपको इस बात जवाब दे सकता हूँ उसका। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल आपके जहन में? जी फरमाइएगा। सर बात का ऐसा होता है कि कोई बंदा सवाल कर रहा होता है, ठीक है, और वो हमें इतना टाइम ही नहीं देता कि हम उसको ARE के मुताबिक एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांस। ऐसे इंसान को क्या हल होता है, क्या सॉल्यूशन? फिर आप देखिए, पहले तो सवाल ये तय करता है कि जवाब कितना होना चाहिए, क्या होगा, पहले तो ये वो तय करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछता है कि डिस्प्रिन किधर पड़ी है, आप उसे कहें कबर्ड में पड़ी है, ख़त्म हो गया। अब उसमें हमें ARE अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई कहता है कि डाक खाना किधर है, आप अगर करीब खड़े नज़र आ रहे, आप कहते वो सामने उधर है, इसमें ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल तय करता है। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सवाल जब हम सवाल की बात करते हैं तो जब आप सवाल का जवाब देने जाएं तो मुकम्मल जवाब तो साहब यही होता है, लेकिन वो सवाल भी ज़ाहिर उसको तय करेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे कि साहब आपका नाम क्या है, तो फिर आप ARE अप्रोच तो नहीं लगाएंगे ना, आप अपना नाम देंगे। उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। जी, कोई सवाल आपके जहन में आया हो प्लीज़ बताइएगा। एनी क्वेश्चन? अब ये जो आज का हैंड आउट आपके सामने, इसमें थोड़ा रिसर्च भी है और पाकिस्तान से मुताल्लिक है। ये मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को भी ज़ाहिर साथ देखें। मैं इसका आपको सिर्फ हवाले के तौर पर इसमें देखिएगा कि ड्रेसिंग ट्रेंड्स हैं और फिर उसमें ट्रेडिशनल वेयर है, फिर उसकी एग्ज़ाम्पल है और उसमें तहकीक बताई गई है 2022 की। फिर उसके बाद मॉडेस्ट वेस्टर्न वेयर है, उसके ऊपर देखिए, फिर उसकी भी तहकीक 2023 वाली बताई गई है जो गैलप वालों की है, और इसमें ज़ाहिर है ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की है रिपोर्ट ये। उसके बाद एक और आपके सामने जो है उसमें ये रिपोर्ट है लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की 2021 की। तो ये तहकीक है सारी की सारी। एक IB जो है कराची, उसकी भी एक तहकीक मौजूद है, और ये सारे ड्रेसिंग ट्रेंड्स के ऊपर हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स उनके हवाले से। और फिर उसके बाद बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं, इसकी भी पूरी तहकीक मौजूद है, और पहली तहकीक जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की इसमें मौजूद है। और उसके बाद जो एकेडमिक फोकस है और सोशलाइजिंग के हवाले से भी तहकीक मौजूद है। इसकी अभी हम मशक करेंगे, अभी आपको मैं मैं सिर्फ इसको हवाला देकर हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जनाबे वाला जो स्टूडेंट सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर भी जो तहकीक है, ये गैलप की तहकीक है, वो भी आपके सामने मौजूद होगी जिसको हम पढ़ेंगे अभी। और पॉलिटिकल सोशल एक्टिविज़म की भी बात यहाँ पर बताई गई है, वो भी किस हद तक कहाँ है। फिर इम्पैक्ट है, कोविड का जो इम्पैक्ट आया था उसके ऊपर भी बताया गया कि उससे किस तरह से शिफ्ट हुआ कंफर्ट एंड सेफ्टी वाले मामलात, उसकी एग्जांपल। फिर उसमें 2021 की एक तहकीक है जो लम्स यूनिवर्सिटी की है। और फिर उसके बाद जो बिहेवियरल चेंजेस आए हैं उसके ऊपर भी एक तहकीक मौजूद है, और ये तहकीक आपकी HEC की है। तो अब इन तमाम तर चीज़ों को हम अपने तहीं देखने करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक आज का इसी से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम ज़रा बढ़ते हैं और इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि जो आपके फॉर्मल शर्ट्स हैं, तो अब देखिए कि जो फॉर्मल शर्ट्स एंड ड्रेस पैंट्स हैं, जो क्लासिक कलर्स हैं, तो उसमें देख लीजिए कौन सा है, वाइट है, लाइट ब्लू है, पेल पिंक कैन बी, और इनको आप पेयर करते किसके साथ, नेवी ब्लू, चारकोल ग्रे और ब्लैक पैंट्स के साथ। यानी अगर आप वो वाले कलर को पहनते हैं तो साथ ये वाला कलर अब कॉम्बिनेशन में चला जाता है, तो दिस लुक्स नाइस। तो बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने है कि वाइट शर्ट के साथ नेवी ब्लू पैंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लाइट ब्लू शर्ट्स के साथ चारकोल ग्रे पैंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और पेल पिंक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो यानी आप अगर अपना कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे तो आप इसी तरह के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो दे विल लुक गुड। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, जो शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट पहनते हैं, तो आपको पता है कि 2-3 कलर्स वेस्ट कोट के वो ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं, जिसमें ज़रा एक ब्लैक है, एक ब्लू है, ये तो 2 बहुत ज़्यादा हैं, फिर मरून रंग है, फिर एक वो स्किन कलर टाइप होता है। ये 2-3 रंग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपने देखा होगा कि आपको ब्लैक वेस्ट कोट नज़र आएगी या फिर ब्लू वेस्ट कोट नज़र आती है, जिसको नॉर्मली ग्रे कलर भी हाँ यूज़ होता है। तो ये जो मोस्ट कॉमन कलर्स हैं, ग्रे को तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल वैसे भी। ये जो मोस्ट कॉमन 2-3 कलर्स हैं, अगर आपने उनकी वेस्ट कोट बना रखी हैं, और अगर सिर्फ आपने काली वेस्ट कोट भी रखी हो, तो वो तकरीबन हर रंग के साथ कहीं ना कहीं किसी एतबार से चली जाती है। ग्रे भी सबके साथ चली जाती है। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, आपके बेशक आप शलवार कमीज जिस भी रंग का पहनते हो,
कुछ लोग ये भी कॉम्बो करते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं कि जिस तर्ज का शलवार कमीज़ है उसी तरह की वेस्ट कोट वो पहनते हैं। तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, कर सकते हैं, दैट इज़ नाइस। अदरवाइज़ आपको वो वाले कलर्स कम से कम अपने पास रखने चाहिए जो सारे रंगों के साथ चले जाते हैं। एम आई क्लियर? और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है, अब साथ वाले की तरफ मुँह करके कहिएगा कि अक्सर पक्के रंग वालों को पक्के रंग ही पसंद होते हैं। कहिए साथ वाले को। जो ज़ाहिर है ठीक नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका दिखता है ना साहब, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। और आप उसका ध्यान रखेंगे तो उसका क्या होगा, फ़ायदा आपको भी होगा और ज़ाहिर है जो आपको देख रहे हैं उन्हें भी होगा। नहीं तो हो सकता है कोई आपको देख के और फिर उसका दिल ही ना करे दोबारा देखने को, है जी। तो आप कोशिश करें कि कॉम्बिनेशन जो है वो जितने अच्छे हो सके, और कुछ कॉम्बिनेशन हमने आपके सामने रखे, और ये हरफ आखिर नहीं है, आप भी उसकी तहकीक कर सकते हैं और नए से नए रंग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं जो आपको जो अच्छे लगते हैं, जो आप पे अच्छे लगते हैं, आप उसको देखने। लेकिन आपको वो जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं जो ईद के दिन के लिए हम लेते हैं, उसको कभी फॉर्मल वेयर के तौर पर इस्तेमाल ना करें। वो आपका इनफॉर्मल वेयर था या वो एक इवेंट था, वो पार्टी वेयर था, तो उसको आप उसमें वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में उसको आपको नहीं पहनना चाहिए। कोई कतगन पाबंदी नहीं है, मैं एक राय है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, आपको मुख्तलिफ रंग यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और आप इन्हें देख सकते हैं। और अब इसमें देखें ज़्यादा ग्रेश। अब ये वाला आप हमसाये को एक दफ़ा समझा दीजिएगा, कि उसे कहिएगा कि ख्याल रखना इन चीज़ों का, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझाइए। जी जनाब वाला, समझा दिया। अब इनका ख्याल आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो टाइज एंड एसेसरीज हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड कलर्स और सटल पैटर्न्स आपने उसमें देख रहे हैं। मैच टाई विद शर्ट एंड ब्लेज़र, आप उसको कोशिश करेंगे शर्ट या ब्लेज़र जो भी आपने, उसके साथ टाई को मैच करने की आप कोशिश करेंगे, दैट विल बी कूल। और जो एसेसरीज उनको मिनिमल रखें, जैसे लेदर बेल्ट तो ज़ाहिर है पारा फिट तो आपको अंदाज़ा है, या आपने वॉच पहन ली फ़ाइन, लेकिन यह है कि आपने वॉच भी पहन ली, इधर आपने इस तरह वॉच पहन ली, इधर 2 कड़े लगाए हुए, इधर धागा बांधा हुआ है, 5-7 वो अंगूठियाँ पहनी हो, तो दिस डजंट लुक, वो जिंगलिंग साउंड्स आती रहती हैं, दैट डजंट लुक नाइस, ठीक है ना। तो अच्छा दिखना है ना, ऑड तो नहीं लगना ना, अच्छा दिखना है। आप अगर अंगूठी पहनते हैं, आपको पसंद है, अच्छी बात है। आप अगर पत्थरों के साथ, वो आपको यकीन है उसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर कि उनसे फ़र्क पड़ता है, आपकी कोई इशू नहीं है। आपको कलर कॉम्बो के में जाना है, आपको घड़ियाँ उस तरह की रखनी है। लोग रखते हैं 2-3 रंग की घड़ियाँ रखें, जैसे काले रंग की, नीले रंग की 2 घड़ियाँ नॉर्मली रख के वो चलाए चलते हैं अपने साथ। कुछ होते कि अपने पेंट कोट के साथ या वेस्ट कोट के साथ एक वो अंगूठी का कलर, वो बेशक वो प्लास्टिक वाली होती है, लेकिन वो दे गो विद दैट, यू सिंपली कैन गो फॉर। लेकिन आपने ये देखना कि मिनिमल हो वो, ये ना कि बहुत ज़्यादा आप भारी भरकम वो, यानी आपने तो शायद देखा, यानी हमने देखा है 500 की 5 उंगलियों में अंगूठियाँ, हमने देखा है, वो ज़ौक शौक है, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्मल में आते हैं तो आपको फिर कोशिश करना चाहिए इतना ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये भी आप देख लीजिए कि जो लेदर शूज़ हैं इन ब्लैक और ब्राउन, लेकिन वो मैचिंग होनी चाहिए बेल्ट एंड शूज़ की, कि आपका बेल्ट अगर काला है, शूज़ भी काले हैं होने चाहिए। बेल्ट अगर आपका ब्राउन है तो फिर शूज़ भी उसी तरह से आपके ब्राउन होने चाहिए। इसलिए मैंने ब्राउन बेल्ट, ब्राउन और वो रखें, और नॉर्मली यही 2 कलर्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं और जिनको ज़ाहिर जो हर एक रंग के साथ चले जाते हैं, और आप इसका ध्यान रख सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना भी चाहिए। अगेन इसमें भी मिनिमल एसेसरीज़ हैं, आप उसको देखिएगा। जनरल टिप इसमें यह है कि एंश्योर करें क्लोथिंग इज़ वेल फिटेड। इसको आपने ख़ास तौर पर, यानी बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े भी इंसान के ऊपर अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा टाइट भी अच्छे नहीं लगते, तो इस तरह हो कि आपकी बॉडी के साथ वो ठीक ठीक चल रहे हों। और फ्लैशी कलर्स नहीं पहनते, पैटर्न्स, फ्लैशी कलर्स, वो पार्टी वेयर में तो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट कहीं हो, लेकिन आपने उस तरह के रंग नहीं पहन रहे। और नीटनेस को ज़ाहिर है आपने कहीं ना कहीं एंश्योर करने की कोशिश करते रहना है। तो एंश्योर करने प्रोफेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, जो कि आप प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर करना चाहें, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका अपना जहाँ भी आप पढ़ते हैं। ये आपको याद होगा, मैंने कराया तो था, लेकिन फिर मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आप इसे कर लीजिए। आप अपना जो आपके 2 बॉल पॉइंट्स हैं, जो कि पेयर में आप बैठे हैं, तो आप अपनी इसको टेबल बना लेंगे, अपने हैंड आउट को या अपनी नोटबुक को, और उसके ऊपर ये ज़रा करके देखिए, और आपने साथ साथ ये बोलते जाना है। ये आपने जो पहले वाला है आपने इस तरह ज़रा रखिए, और साथ वाले को कहिए आई एम ईटिंग, कहिए ज़रा आई एम ईटिंग,
हाँ जी, यानी ये वाला जो साइलेंट मैसेज है, इसका मतलब क्या होगा कि अभी आप खाना खा रहे हैं। यानी आपने जिस घड़ी ये वाला साइन रख दिया अपनी टेबल के ऊपर, तो जो बड़े इंटरनेशनल होटल्स हैं, वहाँ वाले जो बेरर्स हैं उनको ये मैसेज चला जाता है कि प्लेट उठानी नहीं है, चूँकि अभी साहब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और ये तो हो गया मीटिंग वाला। और उसके बाद जो दूसरा है, अगर आप इस तरह ज़रा रखिए अपने बॉल पॉइंट्स को, तो इसका मतलब यह है कि आपने वक्फ़ा ले रखा है। बाज़ों की तरह खाने में बात करते करते थोड़ी देर के लिए इंसान एक वक्फ़ा ले लेता है, हल्का सा एक पॉज होता है, और ये वक्फ़ा घंटों पर मुहित नहीं होता, ये वक्फ़ा चंद मिनट का हो सकता है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है, वहाँ क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट मील। बाज़ों की तरह मील सर्व हो रहे होते हैं, तो आपने जो पहले मील सर्व हुआ था, आपने उसको खा लिया, और आपको पता है दूसरा सर्व होना है, तो आप उसका वेट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप इस तरह चम्मच रखते हैं, तो ये साइलेंट मैसेज है जो चला जाता है। उसके बाद ये है कि आप जो फोर्थ प्लेट वाला है, यहाँ पर क्या है कि इस तरह ज़रा साथ वाले की तरफ रख के कहिए कि मैंने खाना खा लिया है। कहिए साथ वाले को, मैंने खाना खा लिया है जी। और उसके बाद अब आप कह सकते हैं कि अगर आप इस तरह रखते हैं तो आप कहते हैं खाना बिल्कुल मज़े का नहीं था, डिड नॉट एंजॉय, यानी मैंने खाने से लुत्फ नहीं लिया है जी। अगर इस तरह आप रखेंगे तो उसका मतलब ये होगा। और उसके साथ जो रखा हुआ है, उसका मतलब क्या, खाना बड़ा मज़ेदार था, मैंने खाने से बहुत लुत्फ लिया। तो अब एक दफ़ा ये तो मैं बता चुका, अब खुद आप अपने तय ये ज़रा साथ वाले को बताइएगा प्लीज़। कमाल जी, ये साइलेंट मैसेज, क्योंकि उन्हें ये ट्रेनिंग का उनके हिस्सा होते हैं, इसीलिए ये मैसेज पूरी दुनिया में समझे जाते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स। हाँ, जो नहीं, आप अगर ढाबे पे गए हैं तो वहाँ तो पहले यही नहीं मिलेंगे आपको है जी जी जी। और यहाँ पर तो ये होता है, वो तो ये होता है, लेकिन हम लोग जो खाने के लिए हमने जो इस्तेमाल करने वो हमेशा राइट में रखना। हम लोग जनाब वाला कैसे मिजाज, खैरियत से? आपने इनको नहीं देखना जब ये तस्वीर खींच रहे हैं, ठीक है जनाब? तो आप उसको, हमें तो ज़्यादा राइट हैंड यूज़ करना होता है, और हमें राइट हैंड, वैसे तो वो ये सुन्नत के मुताबिक खाएं तो सुभान अल्लाह, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इल्म होना चाहिए इसका। मैं इल्म की हद तक कह रहा हूँ कि मैं इल्म हो, और घर में इसकी मश्क भी करें। इवन चॉपस्टिक के साथ भी आपको खाने की मश्क ज़रूर होनी चाहिए कि आप इस तरह किसी सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ एम्बैरसमेंट ना हो आपको खाने की। और ये जो होते हैं, ये नॉर्म्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप सोशलाइज़ करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के साथ बैठते हैं। कोई भी चीज़ जो गैर इस्लामी है या गैर शरई, उसके तो करीब भी हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप खाने की चीज़ों में, इसकी चीज़ों में अगर कुछ लोग इस तरह इस्तेमाल करते वो करते, तो आप उसका तो आपको करना चाहिए ख्याल, है जनाब वाला। और उसकी जब तक आप मश्क घर में नहीं करेंगे, बार बार उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी तो मश्क की ज़रूरत होती है आपको। इस तरह कुछ लोग होते हैं जो खाली चम्मच मिल जाते हैं, फिर वो चावल खा रहे होते हैं, वो इधर उधर गिर रहे होते हैं, वो संभाले नहीं जा रहे होते। तो उसका मतलब उन्हें ये भी हो कि अगर मुझे फोक के बगैर खाली स्पून मिला है और मैं उसके साथ खाना खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, तो क्या मैं उसको उस तर्ज पर देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगा? तो इन सब चीज़ों को आपको देखने करने की ज़रूरत है, और ज़ाहिर आप इसे देखेंगे, करेंगे तो आपको ये बात समझ आ सकेगी। अदरवाइज इज़ ऑलवेज अदरवाइज। और ये जो साइलेंट मैसेजेस हैं, ये तो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं, यानी पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जब आप वहाँ जाकर ये वाला काम करते हैं तो वहाँ के बेरर्स को, चूँकि ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है, ये मैसेज हैं ही उन्हीं के लिए कि आपने शोर नहीं डाला, रौला नहीं डाला कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, यार हालत में खा रहा सी, समथिंग लाइक दिस। तो आप इस तरह जब रख देते हैं तो उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि साहब इसका मतलब यही है और हमें उसे इस एतबार से लेना है। जी, को सवाल करना चाह रहे थे साहब? नहीं, राइट ही करेंगे आप, तो राइट ही करेंगे। हाँ, इसमें तो जाहिर है वो चूँकि इंटरनेशनल लोग करते हैं, चूँकि हमें तो यही दर्स है ना कि हमने सीधे हाथ से खाना खाना, तो हमें उसके मुताबिक खाना चाहिए। ये तो एक अंडरस्टूड बात है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन ऑफ यू? है कोई सवाल जनाब वाला? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, जब आपको चाय मिलती है या कॉफ़ी मिलती है, उसके अंदर अगर चीनी बाद में डाली गई है और आपको वो चीनी हिलानी है, स्टर करनी है, तो स्टर करने के लिए जो है उसको हम कहते हैं 6-12, 6 बज गए 12 बज गए, 6 बज गए 12 बज गए, आप उस तरह से उसको आप करते हैं। तो ज़रा साथ वाले को बताइए, 6 बज गए 12 बज गए, हाँ 6 बजेंगे 12 बजेंगे, यूँ ठीक है ना? अच्छा, वो उसका वजह ये है कि जो चीनी है वो घूम घूम के दरमियान में आ जाती है, उसको घुमाए जाओ ना, वो घूम घूम के दरमियान में आ जाती है। अब चूंकि वो घूम घूम के दरमियान में आती रहती है, तो चम्मच दरमियान में रख के 6-12 करते हैं तो वो कहाँ जाएगी, सिवाय घुलने के, उसके बाद सर कोई चारा नहीं रहता। तो आप इसीलिए उसको दरमियान में रख कर और अगर आप यूँ आप करते हैं तो उसका अच्छा खासा शोर होता है।
तो हमने उस शोर से बचना होता है। तो आप उस शोर से बच सकते हैं अगर आप इस तर्ज पर चीनी को 6-12 आप करेंगे। 6-12 याद दहानी के लिए कह रहा हूँ कि आपको याद रहेगा 6 बज गए 12 बज गए 6 बज गए 12 बज गए है, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। और साथ वाले की तरफ मुंह करके एक दफ़ा मुस्कुरा दीजिए। आप वैसे करके देखिए, अगर शोर नहीं होता तो आप इस तरह कर 3-9 करके देख लें, है जी। बस ये देख लीजिए, पर कहीं सवा मत कीजिएगा बस उसका ध्यान रखिएगा। चलिए सलामत रहे। और उसके अलावा कप्स जो है, कोशिश करें अपने घरों में भी और वैसे भी कप्स अब वो रखें जो बहुत डेलिकेट होते हैं, मग्स नहीं, क्योंकि मग्स इनफॉर्मल में नॉर्मली आते हैं। कप्स होने चाहिए वो जो वाइट सॉसर के साथ होते हैं, वो बड़े, वो ये देख लीजिए जैसे ये है, क्योंकि कप को उठाया जो जाता है वो ये देखिए इसके साथ, और इसका ये हैंडल के नीचे ये जगह चली जाती है और आप इसके साथ उसे उठाते हैं और आप कप चाय का जो है वो आप लेते होते हैं। और क्योंकि मग को तो आप इस तरह उठा नहीं सकते, वो तो सारा उलट जाएगा आपके ऊपर, मग को तो कुंडी डालनी पड़ती है जी। तो आपने मग की तरफ अपनी वो वैसे लाइफ में तो आप इसको लेंगे और इससे आपको सही अंदाज़ा भी होता है और आवाज़ भी ज़ाहिर नहीं निकालनी चाहिए चाय पीते हुए या पानी पीते हुए, वैसे खाना खाते हुए भी, तो आप उसको इस तर्ज पर आप देख सकते हैं। तो अब ये वाली बात आप एक दफ़ा साथ वाले को समझा दीजिए, फिर अगली बात समझाइए ज़रा साथ वाले को। आप ज़रा इसको देखिएगा, आप पहले वाली तस्वीर वो सुन्नत के मुताबिक खा रहे, दूसरा भी ज़ाहिर कोशिश तो कर रहे लेकिन उसकी आंखें बाहर आई हुई हैं। यू मार नोटिस दैट। तो आपको इस चीज़ को ख़ास तौर पर देखने के खाना खाते हुए आपको ख्याल रखना है कि ऑड, अब देखें ना, ये पता नहीं उसने इसके लिए पोज बनवाया था या क्या मुझे नहीं पता, पर वो ये ऑड लग रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो आपकी डाइनिंग टेबल है, आपकी डाइनिंग टेबल के एक दीवार पर अगर शीशा लगा हो तो आपको उस तरफ बैठ के खाना खाना चाहिए कि आप अपने आप को खाना खाते हुए देख सकें। कुछ लोगों को हम कहते हैं कि आप वो शीशा वैसे कुछ देर के लिए रख लिया करें, वो जो दूसरा शीशा होता है, जब आप खान चुके आपको अपने आप को आप देख रहे होते, थोड़ा कॉन्शियस भी होते हैं, फिर आपको पता भी होता है कि आप सीधे होकर उसके ऊपर बैठे हुए या नहीं, आपने कि टेबल के ऊपर ज़्यादा कोहनियाँ तो नहीं जमाई हुई, कोहनी रख के तो नहीं बैठे हुए, और फिर ये खाते हुए आप कहीं तेज़ तो नहीं खा रहे, आप मुंह बंद करके प्रॉपरली उस तरह खा रहे हैं या नहीं खा रहे, आपका मुंह बनता कैसे आपको भी तो पता चले, क्योंकि बाकी तो उसको भुगत रहे हैं, तो कम से कम आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता कि आप उसके ऊपर बेहतर से बेहतर अपने चेहरे को बना सकें जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये प्लेट्स हैं, प्लेट के जो किनारे होते हैं वो साफ़ होने चाहिए। इसलिए नॉर्मली इसका तरीका तो ये होता है कि जो ही आपके सामने प्लेट आती है तो कि किसी ने आकर रखी, ख़ास तौर पर जब आप कैंटीन में होते हैं इधर, वो आके रखते हैं, उन्हें इससे गरज नहीं होती, वो डालते हुए भी उसके इर्द गिर्द वो होती है, वो आपके सामने रखते हैं तो रखते इतना आराम से हैं कि कुछ ना कुछ उछल के वो किनारों पे चला जाता है। तो आपके पास जो वो टिश्यू पेपर है, नैपकिन है, आप उसके ज़रिए पहले तो उसकी वो साफ़ करें उसके किनारों को, और फिर उसके बाद उसे खाना शुरू करें, और जब आप उसे खा लें तो आप कोशिश करें कि वो साफ़ हो जब आप उन्हें वापस करें। दूसरी बात ये कि घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपकी उम्रों में तो शायद आपको एहसास नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन जो ही आप आगे बढ़ते हैं आप, बल्कि आप देखते होंगे आपके बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि घी बहुत ज़्यादा है, मैं इतना घी नहीं खाऊंगा। तो घी से बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, उम्र के किसी भी हिस्से में घी के ज़ाहिर उसके नुकसानात होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस घी को उससे परे करें, जितना घी निकाल के साइड पे कर सकते हैं, फिर आप बाकी खाना अपना शुरू करें। और नॉर्मली कुछ लोग करते हैं कि पहले से एक छोटी सी प्लेट या एक छोटी सी वो मंगवा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उसके अंदर वो चम्मच के ज़रिए घी अलहदा उसका करके फिर अपना पोर्शन जो है, और आप अपनी प्लेट में भी पोर्शन डालें, पूरी प्लेट पे फैलाने की बजाय वो आप उसे कोने में, एक कोने में रख के फिर उसी कोने में उसे खाने करने की कोशिश करें, ताकि वो बेहतर लगे किसी को। यानी पढ़ा लिखा बंदा वैसे तो कोई भी खा के जाए तो लगे कि वो खा के गया। ये देख लीजिए कितनी खूबसूरत बनी हुई वो प्लेट, वो चावलों वाली जो है, लेकिन इधर देखिए हशर हुआ टेबल का, यानी वो जो खा के उठे हैं तो वो बता के गए कि हम यहाँ से खा के जा रहे। करना क्या चाहिए कि आपको कम से कम, और कुछ नहीं, कोई ठीक खा रहा है नहीं खा रहा है इससे आपको गरज नहीं होनी चाहिए। दर्स देना ये होता है कि आपने जहाँ खाया है वो जगह साफ़ होनी चाहिए। आपका जितना हिस्सा था टेबल का, आप उस टेबल के ऊपर बैठे, आपने अच्छी तरह से अपने खाना खाया, आपकी वो टेबल भी साफ़ थी, आपकी वो सॉसर भी साफ़ थी, आपकी वो पिर्च प्याली जो भी आपने रकाबी थी या जो भी चीज़ें आपने उसके अंदर खाया था, प्लेट जो थी वो साफ़ थी। दैट्स इट, बस वही आपका दर्स है। किसी को यूँ ना कह के देखें इस तरह खाते होते हैं, तुम्हें तो खाने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर अगर उसे खाने की तमीज़ नहीं है तो बताने की तो आपको भी नहीं है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद देखिए ये वाला जुमला साथ वाले को ज़रा सुनाइएगा। आई कैन ऑर्गेनाइज इफ आई एम ऑर्गेनाइज्ड। अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूं, मैं किसी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। अभी क्या करेंगे, आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे और अभी तक की जो गुफ्तगू खाने पीने से मुताल्लिक हुई है वो एक दफ़ा एक दूसरे से दोहरा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन प्लीज स्टैंड अप। आप ये आपकी तरफ मुड़ेंगे, ये आपकी तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है? आप आपस में बात करें जनाब। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बट स्टे देयर प्लीज, स्टे देयर। What was the purpose of this activity? What was the purpose of this activity? ये आप शेयर करें सामने वाले के साथ। Come on please. What was the purpose of this activity? Question number 2. क्या हमने उस पर्पस को अचीव किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? पूछे सामने वाले से। शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज गेट बैक टू योर सीट्स। उसके बाद है आई कैन ऑर्गेनाइज इफ आई एम ऑर्गेनाइज्ड। मैं तभी किसी को ऑर्गेनाइज कर सकता हूं जब मैं खुद ऑर्गेनाइज्ड हूं। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, आपको अच्छी बात है, हमें अच्छा अमल करते रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा अमल है जो आप नहीं करते और आपको लगता है कि वो अमल अच्छा है, तो उसके दर्स देने से आपको कोई नहीं रोक रहा। दर्स तो आप दे दें। नहीं, आप किसी आप मसलन आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कह नहीं सकते कि यार झूठ मत बोला करो। हाँ, तासीर नहीं होती, शायद असर उतना ना हो, लेकिन कहने से आपको कोई नहीं रोक रहा। तो अच्छे अमल का दर्स देते रहना चाहिए हम सबको कहीं ना कहीं। यानी अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कह भी नहीं सकते कि आप ऑर्गेनाइज हो। हाँ, अगर आप किसी को कह सकते हैं, कहते हैं और आप ऑर्गेनाइज हैं भी, तो ज़ाहिर उसका असर होता है, उसकी एक तासीर होती है। ये तो एक बात जानने वाली। ये देख लीजिए, आप अपनी नोटबुक्स के अंदर कभी भी आपको बॉल पॉइंट्स या लेड पेंसिल्स कुछ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी नोटबुक्स डी शेप हो जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ लोग तो होता है वो जो रिंग वाली नोटबुक होती है उसके रिंग को बाकायदा पेंसिल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पर वो पेंसिल जमा के रखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो इस मकसद के लिए नहीं होती। वो रिंग बाइंडिंग आपको इसलिए मिलती है कि वो जगह कम घेरती है। एक रजिस्टर या नोटबुक आप खोलते हो, आपको यूँ खोल के उसे आप रखते हैं, ये यूँ हो जाती है, तो इससे ये जगह कम घेरती है, इसलिए नॉर्मली रिंग बाइंडिंग का यूज़ हुआ है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, साथ वाले की तरह मुँह करके कहिएगा कि बटवे में नुस्खे नहीं रखे जाते। कहिए, बटवे में नुस्खे, रसीदें, ये वो सब ये नहीं रखे जाते हैं जी, उनका ये काम नहीं होता है। बात पहुंची ना जरा? तो उसका मतलब आपको उसको ज़रा साफ सुथरा नीट आपको होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर उसके वो दिखाया भी गया है। आप देखिए वो बटवे की हालत देखिए, उसकी क्या हालत है वहाँ पर। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अभी तो नहीं, आप अपने अपने जब प्राइवेट आपके पास जाके आप अपने बटवे देख लीजिएगा। वैसे तो आपको नज़र आ गए होंगे, हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। और बटवा ऑर्गेनाइज़र होता है, वो ऑर्गेनाइज करता है चीज़ें आपके लिए, उसमें ऑर्गेनाइज होती हैं चीज़ें, वो आप ज़रूर रखें और उसके अंदर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करें। आपकी कबर्ड है वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए। आपके सूटकेस हैं, ये जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ट्रंक यूज़ करते हैं, ये कुछ भी, वो बेहतर तरीके से उसको आपने इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसलिए आपकी जेबें हैं वो ठीक। तो ये सब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो यू कैन ऑर्गेनाइज अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, और अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं भी हैं तो कम से कम दर्स देने से आपको कोई नहीं रोक रहा। इस तरह देखिए, खातीन वाले हैंड बैग भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो टेबल होती है, काम तो बहुत से होते हैं करने के लिए, लेकिन टेबल भी आपके ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जहाँ भी जो आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ बैठ के आप पढ़ते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि स्टडी टेबल के ऊपर हम चाय का कप रख देते हैं, और रखा जा रहा है, पी जो रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम उसको उठाते नहीं नॉर्मली। और जब हम उसे उठाते नहीं हैं तो फिर क्या होता है, वो किसी न किसी नोट्स के ऊपर वो गिर जाता है, कभी किसी और वजह से कोई और नुकसान उसका हो सकता है। और वैसे भी उससे वो जगह घेरी हुई, फिर जहाँ कहीं ना कहीं आपकी कोहनियों से लग सकती है, हाथ लग सकता है। तो चाय जो ही आपने ख़त्म किया तो सबसे पहले बर्तन साइड पे करें, ताकि आप, और कुछ लोग होते हैं 2 सफ़े इधर पड़े, 2 उधर पड़े, पेंसिल उधर पड़ी हुई है, पूरा फैला हुआ है कमरा, और वो टेबल भी। आप लोगों के दिमागों में तस्वीरें आ रही होंगी, हैं जी, कि अगर तो वो ऐसा है तो आपको लग रहा होगा यार हमारे वाला भी तो ऐसा ही है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है।
और अगर ऐसा है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसी मकसद के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब टाइम मैनेजमेंट, ये भी ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होती है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वैसे तो मेरा एक डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग 24 बॉक्सेस बना दें। कितने बना दें? 24 बॉक्सेस। जब आप 24 बॉक्सेस बना देते हैं तो वो 24 आवर्स हैं, तो वो 24 घंटे के बॉक्सेस को आपने भरना होता है। और मेरा जो ये वाला टाइम मैनेजमेंट का ये वाला मामला है, इसको लाखों लोगों ने इससे इस्तेफादा किया, इससे फ़ायदा लिया है। आप भी इससे फ़ायदा कर ले सकते हैं कि आप सिर्फ 10, 15, 20 दिन अपने ये 24 बॉक्सेस के सफ़े 24 घंटे में भरना शुरू कर दें, एंड यू वुड फील द डिफरेंस। और उसको हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये जिस तरह से आपके सामने ये मौजूद है। और इसका तरीका क्या है कि 50 मिनट के अंदर जो कुछ भी आपने किया होता है उसको 10 मिनट में डब्बे में भर देते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसमें से निकालते हैं कि आप 6 घंटे सोते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं। क्योंकि जब कभी भी मैं 24 घंटे बॉक्स की बात करने किससे जाता हूँ, मैं कहते इसको भरना है, तो कहते 10 घंटे तो मैं सोता हूँ, चाहे 4 घंटे सोता हूँ। तो वो इस तरह अपने आप के 6 घंटे बचाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली 6 घंटे 8 घंटे आपको सोना चाहिए। अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं, चूँकि नॉर्मली ये देखा गया है कि रात को फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, चैट के लिए इस्तेमाल हो रहे थे वो तो मजबूरी में समझ सकता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के लिए उसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो तो अब सवेरे के वक्त भी कर सकते हैं। और नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े हमने सेहत का ख्याल रखने वाले लोग देखे हैं, उन्होंने तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात कही है कि 6:30-7 बजे तक रात का खाना खा लेना चाहिए। 6:30-7 के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। वो कहते बहुत ज़्यादा भूख लग जाए, को फल वल खा ले, खाना मत खाएं, ये कहा जाता है। और फिर जब आप 6, 6:30-7 बजे खाना खा लेते हैं तो 9 बजे करीब इशा के बाद आपको सो जाना चाहिए। और जो इशा के बाद सो जाएगा वो तो तहज्जुद भी उसकी कज़ा नहीं होगी, वो तो उठ के बैठा होगा। फिर आप पढ़ें, आप सोशल मीडिया देखें, आप फिल्म्स देखें, आप जो भी देखें, हमें उससे कोई वो मसला नहीं। ये जो रात को आप सोशल मीडिया यूज़ करते, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर, रात को जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसका ज़ाहिर नुकसान है कि आपकी नींद ख़राब होती है। फिर वो रात को, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ के देखिएगा, पहले वो जो वॉशरूम होते थे उनके अंदर 0 के बल्ब लगा करते थे, यानी बहुत ही डिम लाइट होती थी वॉशरूम्स के अंदर। वो इसलिए लगाई जाती थी कि आप जब नींद से उठ के वॉशरूम के लिए गए हैं तो आप चूँकि अंधेरे से गए हैं तो यकदम इतनी ज़्यादा रोशनी में आप मत चले जाएं, चूँकि आपके जो मसाम हैं, पोर्स हैं, उनकी भी आंखें हैं। वो कहते वो वाली आंखें चुंधियाना शुरू कर देती हैं जब इतनी सारी लाइट में आप जाते हैं। आपकी सारा नींद का वो जो साइकिल है वो ख़राब होकर रह जाता है। इसलिए पहले वो होता था। अब तो हमारे चकाचौंध रोशनी होती है, वहाँ पर जाते और यूं करके आंखें खुल जाती हैं, और फिर आपको बिस्तर पर आके सोने करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेहतरीन तरीका टाइम मैनेजमेंट का मुझसे पूछे वो तो यही है, जो इशा पढ़ के सो जाते हैं उनके अक्सर टाइम ज़बरदस्त मैनेज होते हैं। और आप कभी फजर के बाद मत सोएं, आप देखें 7-8 बजने में इतना टाइम लगता है ना कि लग पता जाता है, कहते हैं यार 7 ही नहीं बज रहे। और अगर आप सोए रहे हैं तो कहते हैं यार अभी आंख लगी 10 बज गए, 11 बज गए। तो आप ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी में से करके देखिए, यू वुड सी द डिफरेंस। और आप ये वाला जो मैंने आपसे कहा है कि A3 साइज़ का ये पेपर आप निकलवा लीजिए, 10 निकलवा लें। मैं वैसे लोगों को 40 चिल्ला कहता हूँ इसका करें, लेकिन आप 10 दिन करके देख लें, आपको खुद अंदाज़ होगा। ये जो आप कहते हैं ना मेरा टाइम कहाँ चला जाता है, मुझे पता नहीं चलता मेरा वक्त कहाँ ज़ाय हो रहा है, आप सिर्फ ये काम करके देखिए। मैं बरस से, मुझे 18-20 बरस हो गए ये वाली बात बताते करते हुए, बहुत फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया तो ज़ाहिर अभी आया, पहले तो इस तरह सेशंस में जाके बताते होते थे। तो आप अगर ये 24 बॉक्सेस को आप भरना शुरू कर दें, घर में भी अगर वालदा साहबा फरमाती हैं, बहनें हैं, जो भी लोग हैं आप, कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, आपने कि 24 बॉक्स भरें, आपको समझ आ जाएगा आपका टाइम जा कहाँ रहा है। और जब आपको वो समझ आएगा टाइम जा कहाँ रहा है, फिर आप उसका ख्याल रख सकते हैं। और इसमें शर्मिंदगी इसलिए नहीं होती कि अपना डब्बे खुद ही भर रहे होते हैं, कोई और तो नहीं भर रहा कि वो कहेगा यार तुम्हारा टाइम तो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। आप जब इन डब्बों को भरेंगे तो यू वुड फील द डिफरेंस। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 मिनट की 7 मिनट की मैं टाइम देख लूँ, हाँ वी स्टिल हैव टाइम, बल्कि 10 मिनट की हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप 24 बॉक्सेस बनाएं अपने, वो जो आपको पेपर एक वाइट अलहदा से मिला था, वो जो ब्लैक मिला था, उसमें 24 बॉक्सेस बनाएं। और इन 24 बॉक्सेस में नींद का, हाइजीन का, नहाने का, खाना खाने का ज़रा भरें तो सी कितने कितने घंटे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कम ऑन प्लीज डू दैट। पूरे पेज पे 24 बॉक्सेस बनाएंगे जी। अब ज़रा सुनिएगा ध्यान से प्लीज़। आप अगर स्टॉप फॉर अ सेक प्लीज़। आप मिसाल के तौर पर अगर 6 घंटे सोते हैं, अगर एक मिसाल लेते हैं 6 घंटे की,
तो 24 घंटे में से 6 घंटे अगर हम निकाल लें तो पीछे कितने बच जाते हैं? 18 घंटे। 18 घंटे में से हम 2 घंटे निकाल लेते हैं हाइजीन और खाने और नमाज के, तो पीछे कितने बच गए? 16 में से 8 घंटे हम यूनिवर्सिटी के निकाल लेते हैं, 8 घंटे बच जाते हैं। 8 में से 3 घंटे आप निकाल लें जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहे हैं उसके पढ़ने के, 5 घंटे तो आपके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? और अगर हम आपसे कहें कि मुझे तो 5 मिनट नहीं मिलते, बात कुछ समझ आई आप? मैं आपके सामने तकसीम कर रहा हूँ इस चीज़ की, आप इसको और भी आगे पीछे कर सकते हैं। आप 6 की बजाय अगर 8 घंटे सो लेते हैं तो फिर 5 की बजाय 3 घंटे बच जाएंगे आपके पास। तो सोशल मीडिया आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई फिक्स टाइम रख लें कि जिसमें अपने स्क्रॉलिंग करनी है, कॉन्टैक्ट तो ज़ाहिर है, आई अंडरस्टैंड इसके आपके राब्ते, चूँकि अभी इन उम्रों में तो प्रोफेशनल नौयत के राब्ते नहीं है ना कि आपको कॉल्स आ रही हैं कि प्रोफेशनली आपको चीज़ें देखनी। आपके दोस्तों की कॉल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगी, पेरेंट्स की कॉल आएंगे, वो कौन सी कोई लंबी कॉल्स होती हैं। हाँ, आप अगर यहाँ रह रहे हैं, पेरेंट वहाँ दूर हैं, उनके साथ से 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट तक कॉल हो सकती है, रब्ता हो सकता है। बाकी आपने अपने पर, यानी इन 24 बॉक्सेस के ज़रिए आप अपने ऊपर नज़र रखना सीख रहे हैं कि आपने अपने ऊपर नज़र कैसे रखनी है। और आप अगर 10 दिन, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, 10 दिन सिर्फ ये डब्बे छोटी छोटी डिटेल के साथ भरें कि मिसाल के तौर पर आप 8 बजे आपने कोई भी काम करना शुरू किया, 8:50 पे जाकर आपने उन 50 मिनट में क्या किया, आप 10 मिनट उस डब्बे के अंदर भरने में लगा दें। आप ये 10 दिन करके देखें, आपका टाइम मैनेजमेंट का कमाल हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, चूँकि आपको फिर उसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी। अब इसको करने में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वो आप ज़रा फरमाइएगा ताकि मैं उसका कोई जवाब दे सकूँ। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सर, कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ गया, वो डब्बे में लिख देंगे। मिसाल के तौर पर आप बैठे कि 8 से 9 बजे तक आपने काम करना है, तो 8 से 9 बजे तक आप वो काम करने के बजाय आपको कोई और काम करना पड़ गया, तो जो किया वो लिख देंगे। चूँकि हम स्केड्यूल तो नहीं कर रहे, प्लान तो नहीं कर रहे, ये तो हम कह रहे जो हमने किया है हमने वो भर दिया है, दैट्स इट जी। इसी को लेकर आपके जहन में कोई सवाल हो, मैं हाजिर। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? जनाब वाला, आर यू क्लियर? अब ये कि यही वाली बात आप कोशिश करें अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ये बात उन्हें समझाने की कोशिश करें। जो भी कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, उसे कहते हैं साहब ये करके देख लीजिए, और उनको ये मत कि ये करे तो आपको पता चले कि आपका वक्त कहाँ ज़ाया हो रहा है। इस तरह कहेंगे तो वो कभी नहीं आपकी बात सुनेंगे। आपने कही आप करके देख लें, हो सकता है इससे आपका फ़ायदा हो जाए, और अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो बस ठीक है। देखिए, एक चीज़ हमेशा जहन में रखिए, दावत हम दे सकते हैं और वो दलील के साथ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन उलझना काम नहीं है। देखिए, हमेशा ये बात आपने, हमने हमेशा अपने जहन में एक बात रखनी है, वो जो आपने भी जहन में रखनी है, हमने भी जहन में, हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, एंड दैट्स इट। ज़ोर दे के नहीं, चीख चिल्ला के नहीं कि नहीं ये मेरी बात जो मैं कह रही हूँ तुम्हें माननी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है। आप उनसे अपनी राय रखते हैं, भाई मेरी ये राय है, एंड दैट्स इट। अब उससे वो इनकार करते, वो उनकी मर्ज़ी है, वो इकरार करते, उनकी मर्ज़ी। आपने तो अपनी राय रखनी है लोगों के आगे। इसी तरह जब आपके साथ कोई अपनी राय पेश करे आपसे, आप उससे इख्तलाफ करते हैं तो आसान तरीके से इख्तलाफ करें। मसलन आपने राय मुझे दी, मैं कहता हूँ हाँ आप जो बात फरमा रहे हैं ये बात भी इस तरह सोची जाती है, मैं ज़रा इससे मुख्तलिफ सोचता हूँ, बात ख़त्म होगी। और आपके आप कौन होते हैं मुख्तलिफ सोचने वाले? तो फिर बात तो ख़त्म नहीं होगी, फिर तो बात शुरू हो जाएगी। और हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा कि जज्बात नहीं होने चाहिए जब आप दलील देने जाते हैं। जब आपका दलील है तो जज्बाती होने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपनी दलील पेश करें, एंड दैट्स इट। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कहता है कि आपका इसके मुतालिक क्या नज़रिया है, आपने कहा जनाब मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ, बाकी आप बेहतर समझते हैं, ख़त्म होगी बात। और अगर आप कहें कि मैं चूँकि इस तरह समझता हूँ, तुम भी इसी तरह इसको समझने की कोशिश करो, तो साहब ये तो दुरुस्ती नहीं किसी एतबार से, ये तो किसी भी एतबार से मुनासिब फेल नहीं है कि जो आप समझते हैं दूसरा भी उसको उसी तर्ज पर समझना शुरू कर दे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, मैंने आपके सामने ये राय रखी कि साहब ये 24 डब्बे भरिए, इससे आपको अंदाज़ा होगा आपका वक्त कहाँ जा रहा है और उससे अपने वक्त को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। और आपको बात करते करते मुझे आप में से किसी का चेहरा ऐसा लगे, वो कह रहे यार क्या ये बात कर रहे हैं, हमने कौन सा ऐसा काम करना है, और मैं उसको देख कर उसको निशाना बना लूँ, तो उसका मतलब मैं मेंटली हेल्दी नहीं। तो मेंटली हेल्दी लोग होते वही हैं
जो कि हम सबको करना चाहिए, जो अपनी राय देने पर यकीन रखते हैं, राय थोपने पर यकीन नहीं रखते हैं। तो आपको और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी राय देने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की है, जो भी, इसको आप ज़रा हमसाये को एक दफ़ा बता दीजिए, और फिर हम वो तहकीकी जो आपको मैंने शेयर किया था डेटे के साथ, हम उसके ऊपर फिर बात करते हैं। जी जनाब, हो गई जी बात, शुक्रिया। आप ज़रा इसको एक नज़र देख लेते हैं। अब देखिएगा कि सबसे पहले जो ट्रेडिशनल वेयर है, जिसमें ये कहा जाता है शलवार कमीज़ को पहनना ट्रेडिशनल वेयर में आता है, आपने देखा है, रिलीजियस बिलीफ्स के साथ भी जाता है। तो नॉर्मली ये कहा गया कि 2022 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग ने ख़ास तौर पर ये बात की, और ये ख़ातीन के हवाले से ये बात की। उन्होंने कहा कि 60% के करीब जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं अर्बन यूनिवर्सिटीज़ में, जो शहरी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, उनके मुतालिक कहा गया कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर नॉर्मली कमीज़ और दुपट्टा उसको वो पहनना पसंद करती हैं, बेहतर समझते हैं। लेकिन जो मॉडेस्ट वेस्टर्न में जाते हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट को भी वहाँ उनके आपको पहनना दिखने को मिलता है। और ये रिपोर्ट कौन से वाली है? 2023 की ये रिपोर्ट है, और ये हमें गैलप सर्वे में आएगा। उसमें 35% के मुताबिक ये कहा गया, 60% का वो कहा गया, 35% का ये कहा गया। उसके बाद आप देखिए जो मेल ड्रेसिंग ट्रेंड्स में, तो कैजुअल वेस्टर्न क्लोथ्स की तरफ आपको लड़के ज़्यादा नज़र आते हैं, और ये जीन्स पहन लेना, टी शर्ट्स पहन लेना, साथ स्नीकर्स पहन लेना। लेकिन जो रिलीजियस टाइम मौका होते हैं, जैसे ईदैन हो गए या जुमा का हो गया, उस वक्त आपको नॉर्मली ये लोग शलवार कमीज़ पहने नज़र आते हैं। और ये बात 2021 में वो जो आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची, उसने ये तहकीक की और उसने उसमें बताया, और उसने बताया कि जो 70% हैं वो जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो 70% के करीब तो ख्वाहिश उनकी यही होती है कि वो कैजुअल वेस्टर्न ड्रेसिंग, जिसका मतलब वही जीन्स, टी शर्ट और स्नीकर्स हैं, वो पहने। और 55% के मुताबिक आ गया कि उन्हें शलवार कमीज़ पहनना अच्छा लगता है, किन दिनों में? फ्राइडेज़ को, और आपको भी पता है कि फ्राइडे को नॉर्मली, और बाकी जो है कल्चरल इवेंट्स के हवाले से भी। जहाँ तक बिहेवियरल पैटर्न्स की बात है, तो इसकी भी तहकीक जो 2021 का एक सर्वे है वो इसके मुतालिक ये बताते, और ये सर्वे किया था यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने। उसमें कहा गया था कि 80% स्टूडेंट इस बात पर यकीन रखते हैं कि रिस्पेक्टफुल वे के साथ जो है ना वो अपने कैंपस में रहना है, एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, शान शौकत के साथ रहना है। और ख़ास तौर पर जब मेल और फीमेल के दरमियान इंटरेक्शन है तो उसमें भी अदब का ख्याल रखना है, हया और शर्म का ख्याल रखना है, ये उसमें कहा गया है। जो एकेडमिक फोकस और सोशलाइजिंग की जहाँ तक बात करते हैं, तो उसमें बैलेंस रखने के ऊपर जब बात हुई, तो इसके ऊपर भी जो है ये एक आगा खान यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें कहा गया कि 65% स्टूडेंट्स, 65% स्टूडेंट्स अपना जो एकेडमिक्स है उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसको वो बड़ी अव्वलीन तरजीह में रखते हैं, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जाते हैं। तो उसमें 45% ऐसे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जो कि क्या होती हैं, स्टूडेंट लेड सोसाइटीज़ हैं, मसलन अदबी सोसाइटीज़ वगैरह जो बनी होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें वो इसका हिस्सा बनते हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की बात है, तो ये तहकीक गैलप की थी, जिसमें कहा गया कि 75% यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ढेर सारा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से 40% इस बात का भी यकीन रखते हैं कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनके ख़ात्मे में सोशल मीडिया के इतने इस्तेमाल का किरदार है। 40% लोगों का ये मानना है। ये मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये मेरी राय नहीं है, ये एक तहकीक है जो मैंने आपके सामने रखा, और तहकीक हवाले के साथ आपकी खिदमत, और आपके पास इन राइटिंग भी मौजूद है। उसके बाद जनाब वाला, ये एक पॉलिटिकल सोशल एक्टिविज़म भी आपको नज़र आता है कि लोगों के यहाँ, बच्चों के यहाँ नॉर्मली आपको ये होते नज़र आते हैं। फिर जो कोविड-19 है उसके इम्पैक्ट्स आज तक हम देख सकते हैं, वो मौजूद हैं। तो शिफ्ट टू कंफर्ट एंड सेफ्टी की तरफ लोग गए हैं। अब मैंने देखा है कि आप नज़ला ज़ुकाम हो तो लोग वैसे मास्क पहन के फिर रहे होते हैं कि भाई मुझे हो, क्योंकि उन्हें थोड़ा वो अवेयरनेस उस चीज़ की आ गई है। तो लम्स ने 2021 में एक
सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्होंने बताया था कि 65% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी एक तो कंफर्ट, ढीले ढाले कपड़े उन्होंने कोविड में जो पहने वो अभी वही ढीले ढाले कपड़े उस तरह पहनने के ऊपर यकीन रखते हैं जैसे लूज फिटिंग क्लोथ्स हो गए। और इवन इन पर्सन, पहले जो कि वही वाले लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन के वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो अब वो इन पर्सन में भी उन्होंने उसे लूज फिटिंग, यानी वो इतना ज़्यादा उनकी तरफ नहीं रहा। लेकिन जो बिहेवियर में उनके चेंज आया वो हाइजीन की तरफ बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हुए हैं कि हमें पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखना है, मास्क वेयरिंग को देखना करना है। और ये बात 2022 में 2022 में हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि 70% के करीब स्टूडेंट अभी भी फिज़िकल इंटरेक्शन जो उनकी हैं उसमें वो हाइजीन को और प्रोटोकॉल्स को जो कैंपस के हैं उनका अभी भी वो थोड़ा बहुत ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। बाकी मैंने रीड, अंडरस्टैंड एंड शेयर लगा रखा है, आप इसको पढ़िए और शेयर कीजिए अपने मिलने मिलाने वालों के साथ। और आखिरी सेगमेंट होता है हमारा फीडबैक का। आपके पास फीडबैक पेज मौजूद है। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप उस फीडबैक पेज के ऊपर लिख दीजिए और उसके साथ ही हमारा सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। बहुत शुक्रिया। आपको सवाल करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ इस अरसे में। जी प्लीज़ फरमाइए। शुरुआत इसके अंदर जब हम फॉर्मल यूज को डील करते हैं तो सर इसकी कोई स्टार्टिंग के ऊपर कोई है गाइडलाइंस, जैसे कि सूट जो होता है उसमें पीआर सूट की चलती है, ठीक है, तो शलवार भी कॉटन वगैरह वो एक तो देखिए बुनियादी तौर पर जितना बेहतर से, वो तो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है ना, जितना बेहतर से बेहतर आप कपड़ा लेना चाहें ठीक है। हम ये आपसे नॉर्मली कहते हैं कि आप जो भी पहने सिलवाया हुआ अच्छा हो, फिटिंग उसकी ठीक हो, कलर कॉम्बिनेशंस का आप ख्याल रखें, दैट्स इट। क्योंकि अगर हम प्रमोट करेंगे ना मुख्तलिफ लोगों को, वो हम नहीं कर सकते कि हम कहें कि फ़लाँ वाला स्टफ़ लें और फ़लाँ जगह से लें और इस तरह से करें। इसलिए जो भी आप लेते पहनते हैं हर एक को अपना थोड़ी बहुत जितनी भी समझ होती है, बस कॉम्बिनेशंस का हम आपसे कह रहे हैं उनका आप ख्याल रखें। और ज़ाहिर हर शख्स कोशिश करता है अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ लेने की। जनाब वाला जनाब फरमाइए। सर जो आपने एक गुफ्तगू के दरमियान कम्युनिकेशन करते हुए टेक्निक का बताया है, सर अक्सर औकात जब हम किसी इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो ये टेक्निक हमसे तकरीबन आई गेस सपोज की जा रही होती है कि बच्चा हमें इसके अकॉर्डिंगली आंसर करे जो हमने पूछा है, फिर उसको एक्सप्लेन करे और फिर उसके बाद जस्टिफाई करे अपनी बात को। सर इसके अंदर ये बात बता दें कि क्या हमारा एक सब्जेक्टिव अप्रोच के एलिमेंट अंदर होना चाहिए या हमने बिल्कुल न्यूट्रल, कहने का मेरा ये मतलब है कि हमारी गुफ्तगू से हमारे इमोशंस जाहिर होने चाहिए या उनको सप्रेस करके बिल्कुल न्यूट्रल रह के रोबोटिक वे में हमें आंसर करना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखें, एक तो हम इंसान हैं, हम जितना कोशिश करें रोबोटिक अप्रोच की वो हम नहीं कर सकते। हम गैर जज्बाती मुकम्मल तौर पर ना हो सकते ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है वो कहीं ना कहीं जज्बात के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपने एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखना है। और एक बात हमेशा जहन में रखिए, जब आपका इंटरव्यूवर आपका इंटरव्यू कर रहा होता है, चूँकि हमारे यहाँ इंटरव्यू करने वालों की तरबियत उतनी नहीं है, वैसे बाहर भी मैंने थोड़ा बहुत इसको देखा करा है, तो वो जब आपसे सवाल कर रहे होते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में एक जवाब होता है जो वो सुनना चाहते हैं। आपको तो नहीं पता वो क्या सुनना चाह रहे हैं, आप ज़रा जवाब देना शुरू करते हैं। समटाइम कुछ होते हैं जो आपके जवाब को सुनते हैं प्रॉपर, कुछ होते हैं जो बार बार टोकते रहते हैं। यानी मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे साथ दो लोग और बैठे हैं, अभी मेरे सवाल का आपने प्रॉपर जवाब दिया नहीं और मेरे साथ वाले ने आपसे ऊपर हमला कर दिया सवाल की सूरत में, इधर से उसने हमला कर दिया सवाल की सूरत में, तो आप वहाँ परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो आप उनको कभी ये ना कहें कि सर मैं इनके सवाल का जवाब दे लूँ, तो इसका मतलब ठाकुर तो गया, फिर तो आपका तो कोई हिसाब नहीं होने लगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जिसको भी जवाब दे रहे हैं आप बस एहतराम का ख्याल रखते, जो आपका इल्म है उसका इजहार करें। सियाना नहीं बनना जवाब देते, कभी भी नहीं बनते होते। नॉर्मली होते कि हम जवाब वो भी देना चाहते हैं जो हमें नहीं भी पता होता। तो आपको जितना पता है आप उतना बताएं, जो नहीं पता उस पर माजरत कर लें कि मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं अलबत्ता आपने आज सवाल किया तो मैं ज़रूर इसके ऊपर अब पढ़ूँगा, देखूँगा, करूँगा, आप इसके ऊपर करें। लेकिन कभी भी इंटरव्यूवर के साथ नहीं उलझना। पहले तो इंटरव्यूवर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी बात ही ना करे जिससे उलझने पे आ जाएगा। वो वैसे परेशान बैठा है, उसे नौकरी चाहिए, उसके मुआशी हालात ऐसे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस का भी इशू है। ये तो जिम्मेदारी इंटरव्यूवर की है कि वो कितना कंफर्ट में रख के आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन चूँकि उनकी तरबियत नहीं होती, वो एक ओहदे पर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन चूँकि उनकी इंटरव्यू लेना एक और चीज़ है और उसमें ख़ास तौर पर एहतराम के ज़रिए अगले आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। और आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आप वाकई उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसे एहतराम दें और उसे कंफर्ट दें, वो आपको वो सारी बातें बता देगा
और अगर आप वहाँ आडा लगा लेंगे और मुकाबला करना उसके साथ शुरू कर देंगे, उसके साथ आपका मुकाबला बनता ही नहीं है। मेरी बात, उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। तो आवाज़ के ज़ेर-ओ-बम की हद तक तो जज्बाती होना चाहिए कि ये आपने, यानी कोई चीज़ आपने मसलन कोई गम वाली बात थी तो वो आप खुशी से तो नहीं कह सकते ना, कोई खुशी वाली बात है वो गम से तो नहीं कह सकते ना। तो ये आवाज़ का उतार चढ़ाव ही तो होता है, और वो पढ़े लिखे शख्स के यहाँ तो होना चाहिए जनाबे वाला, वैसे तो सबके यहाँ होने चाहिए। जी जी बिस्मिल्लाह। सर अक्सर बात जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए हमारा कोई इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे लाइक जैसे एक डॉक्टर है, उसने अगर ऑपरेशन थिएटर में जाए तो उसने थोड़ा सा अपने इमोशंस को ना काबू में करके, तो उससे एज्यूम किया जाता है कि इमोशनल ना हो जाए जनाब किसी ऐसी सिचुएशन में। सेकेंडली सर ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप मेरा इंटरव्यू जनाब आप मुझे कहते हैं कि औरतों के ऊपर है पाकिस्तान में जुल्म, इसके ऊपर गुफ्तगू करो। अब अगर सर मैं आपको ऐसे जवाब देता हूँ कि जी बिल्कुल औरतों के ऊपर सर बहुत जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर एसिड अटैक्स हो रहे हैं, उनकी मैरिटल रेप्स हो रहे हैं उनके साथ, उनकी प्रीमैच्योर शादियाँ की जा रही हैं, उनको सख्ती किया जाता था पहले। अब ये मेरे अंदर गुफ्तगू है, मैं आपको आंसर दूँ, लेकिन अगर मैं आपको आंसर इस तरह देता हूँ सर बिल्कुल औरतों के ऊपर काफ़ी जुल्म तो हो ही रहा है, लेकिन उनके मैरिटल रेप्स हैं, फेमिनिज्म को उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, प्रीमैच्योर शादियाँ उनकी हो रही हैं। तो सर अब आप ये पहले वाली टॉप मेरी और अब के बाद वाली, अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर, तो आप किसको ज़्यादा हाई रैंक देंगे? देखिए, अगर तो मैंने इब्तदाई में इसका जवाब आपसे अर्ज़ किया था कि अगर तो मेरी एक्सपेक्टेशन पर आपने जवाब देना, तो आपको क्या पता मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो आपका इल्म है आप उसका इजहार फरमाएं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कंपनी कैसी है, तो आपको मैंने इंटरव्यू वाला जब करवाया था तो मैंने उससे अर्ज़ किया था कि आप उस कंपनी के मुतालिक रिसर्च करके जाएं। और जब आप रिसर्च करके गए और आपको पता चला कि वहाँ पर तो इस नज़रियात के लोग मौजूद हैं और मुझे जॉब चाहिए और मैं उनके नज़रिए को एंडोर्स करके जॉब ले सकता हूँ, तो आप ये देखिए कि अगर आप उस नज़रिए को एंडोर्स करते हैं और वो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ नज़रिए, लेकिन आप उसे एंडोर्स करें जो कि आपको जॉब चाहिए, तो फिर पूरी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ में गुजरेगी। हर रोज़ आपके पास चैलेंजेस होंगे। तो आपने अगर तो जॉब के लिए, यानी अपनी जॉब को पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने नज़रियात का, अपने ख़यालात का, तो फिर आपको पूरा अरसा अपनी ड्यूरेशन जॉब का वहाँ पर वो तो करने पड़ेंगे, वो तो आपने तय कर लिया। और ये मेरी राय है, इख्तिलाफ राय का हक़ आप रखते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन ऑफ यू? थैंक यू सो वेरी मच। सलामत रहें।